फ्रेंड्स, कई लोगों की क्वेरीज के बाद आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यू सेट से संबंधित कई महत्वपूर्ण डाउट्स पर। लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन का हल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यदि आप यू सेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, इसलिए आप धैर्य के साथ इस सत्र को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो कमेंट्स लोगों के द्वारा किए गए हैं, आप लोगों के द्वारा किए गए हैं, उनके आंसर मैं यहाँ पर दूंगा और अन्य सारे डाउट्स पर डिस्कस करेंगे। सत्र को धैर्य के साथ देखने की कोशिश कीजिए। इसमें एक कमेंट्स आया था, सर क्या अदर स्टेट वाले उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल बन सकते हैं। उत्तराखंड के अलावा बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड में यू सेट निकाल कर, या जो लोग नेट जीआरएफ हैं, पीएचडी हैं, वे लोग भी उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जो लोग बाहरी राज्यों के हैं उत्तराखंड के अलावा, वे लोग उत्तराखंड में यू सेट की परीक्षा क्वालिफाई करके उत्तराखंड में जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आएंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से, या विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में जब भी आवेदन आएंगे, तो उत्तराखंड में वे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये डाउट्स यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, उत्तराखंड के अलावा भारत के किसी भी दूसरे राज्यों के लोग उत्तराखंड यू सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बाहरी राज्यों के लोग हैं वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। चाहे बाहरी राज्यों का कोई एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, महिला, किसी भी श्रेणी का अभ्यर्थी हो, उत्तराखंड में वह जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्वालिफाई कितने प्रतिशत में होगा? तो इसमें टोटल का 6% क्वालिफाई माना जाता है। यहाँ पर मैं इसकी विवरण पुस्तिका दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में देख लीजिए। प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसमें लिखा गया है, टॉप 6% ऑफ द अपियरिंग कैंडिडेट हु अपियर इन ऑल 2 पेपर्स एंड सिक्योर एटलीस्ट 40% aggregate marks for candidate belonging to general category and at least 35% aggregate marks for candidates belonging to reserved category will be declared qualified for eligibility for assistant professor by following the reservation policy of the state government. It may be noted that the above qualifying criteria is final and binding. तो इसमें लिखा गया है कि टॉप 6% अभ्यर्थियों को क्वालिफाई माना जाएगा जो लोग दोनों पेपर में अपियर होंगे, यानी दोनों पेपर में बैठेंगे, और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स यानी अभ्यर्थी 40% मार्क्स लाएंगे। उसी प्रकार से जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हें कम से कम 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए। तो टॉप 6% ऑफ द अपियरिंग कैंडिडेट हु अपियर इन ऑल 2 पेपर्स एंड सिक्योर एटलीस्ट 40% aggregate in general category and 35% aggregate marks in candidates belonging to reserve category will be declared qualified for eligibility for assistant professor in उत्तराखंड। तो ये आप समझ लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि सिलेबस कहाँ मिलेगा इसका, सब्जेक्टिव वाला, यानी सब्जेक्ट का सिलेबस कहाँ मिलेगा। तो सब्जेक्ट का सिलेबस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और उत्तराखंड यू सेट की साइट पर भी उसे डाल दिया गया है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की साइट पर भी उसे डाल दिया गया है। ये भी यू सेट का सिलेबस है जो ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये पुराना सिलेबस है लेकिन सिलेबस यही है, यही सिलेबस आएगा और यही सिलेबस उन्होंने उत्तराखंड यू साइट के सिलेबस पर डाल दिया है, यानी उसकी साइट पर डाल दिया है। ये इसमें पूरे मार्क्स, कितने मार्क्स होंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा, उसकी फॉर्मेशन दी गई है, यानी कम्युनिकेशन से संबंधित या रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग या जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे सब इसमें दिया गया है। तो आप इसे देख लीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित आएगा, एक टेबल आएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन,
भी आएंगे इसमें, तो आप इसे आसानी से देख लीजिए। हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका पूरा विवरण इसमें दिया गया है, तो इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन आने हैं, समझ गया आप। इसके अलावा और भी मैं आपको साइट बता देता हूँ जहाँ से आप इसे आसानी से देख पाओगे कि कहाँ से ये सिलेबस आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यूसेट 2024, यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डाल दिया है। पहला है पेपर, जनरल पेपर, पीडीएफ। तो यहाँ टोटल इन्होंने यूजीसी की साइट से सिलेबस को डाल दिया है और 41 सब्जेक्ट्स के लिए डाला है इन्होंने, जनरल पेपर सहित। तो देख लीजिए, पेपर जनरल पेपर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, सब दोनों भाषाओं में दिया है। इकोनॉमिक्स इंग्लिश, इकोनॉमिक्स हिंदी, पॉलिटिकल इंग्लिश, पॉलिटिकल हिंदी, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर सिलेबस उपलब्ध है। तो ये आप देख लीजिए। ये मैंने यहाँ पर डाउनलोड भी कर दिया है। तो यही सिलेबस है, इसी पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो सिलेबस, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे कमेंट सेक्शन और ऊपर आई बटन में भी पिन कर दिया गया, आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो इसमें जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर फर्स्ट ये आएगा, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा यूनिट फर्स्ट में। इसको मैं हिंदी में भी डिस्कस कर चुका हूँ, हिंदी का पेपर ये है, उसी का हिंदी का सिलेबस। तो ये सबसे पहले आएगा इसमें प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें आएगा शिक्षण अभिवृत्ति, इस पर ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति। उसके बाद जो दूसरा आएगा, इसमें आएगा रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। शिक्षण अभिवृत्ति के बाद आएगा रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिवृत्ति। इस पर मैं ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, तो ज़्यादा डिस्कस यहाँ पर नहीं करूँगा। यही सिलेबस यूसेट ने अपनी साइट पर डाला है। कंप्रिहेंशन यानी बोध से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, जिसमें एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। तो इसमें लिखा ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। उसके बाद अगला इसमें आएगा कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण। तो संप्रेषण से संबंधित क्या आएगा, यहाँ पर ये दिया गया है, आप इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आगे इसमें देख लेते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, तो ये भी इसमें आएगा। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, तो यहाँ पर ये चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृत्ति जैसे अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। तो यही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप देख लीजिए। तो ज़्यादा डिस्कस मैं इस पर नहीं कर रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग यानी हिंदी में इससे हम कहें तो युक्ति युक्त तर्क, ये भी आएगा। तो इससे संबंधित सिलेबस ये है, इस पर हम पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो वही सिलेबस है, मैं आपको कुछ दिन पहले दे चुका हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे और उसमें ये चीज़ें पूछी जाएगी। आंकड़ों की व्याख्या, तो आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन जैसे बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन से संबंधित चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो ये आप देख लीजिए। उसके अतिरिक्त इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी, इसमें क्या पूछा जाएगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, सामान्य संक्षिप्तियाँ, शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, आईसीटी और सुशासन। कंप्यूटर से संबंधित कई वीडियोज़ में बना चुका हूं, जिसके लिंक यूट्यूब पर हैं, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल यूर सिलेक्शन श्योर पर भी उपलब्ध हैं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको वो वीडियोज़ दिख जाएंगे, उससे आप तैयारी कर सकते हैं कम समय में। और टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पुनः पिन कर दिया है। उसके बाद इसमें आगे पूछा जाएगा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यानी व्यक्ति, विकास और पर्यावरण। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। इससे संबंधित ये हैं लोक विकास और पर्यावरण। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे पर्यावरण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि हुई है, ये चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी।
और इसी में आप सतत विकास, संपोषणीय विकास, ये भी आप देख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए गए, वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद उच्च शिक्षा प्रणाली, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। हायर एजुकेशन, क्योंकि आपको हायर एजुकेशन में जाना होता है इसके बाद, तो हायर एजुकेशन सिस्टम से संबंधित चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो इसमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी। और यहाँ पर लास्ट में लिखा है प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ भी वही लिखा है 5 क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। तो देख लीजिए वही सिलेबस है जिस पर मैंने वीडियो बनाई है। मैंने हिंदी माध्यम में वीडियो बनाई थी, उसी का अंग्रेजी वर्जन यहाँ पर यूसेट के साइट पर और उत्तराखंड में जो नैनीताल यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं विश्वविद्यालय, उसकी साइट पर उपलब्ध करवाया गया है, आप देख लीजिए। अगला इसमें लिखा है एम फार्मा कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर विच पोस्ट। तो एम फार्मा वाले इसके लिए नहीं भर पाएंगे क्योंकि इसमें पीजी की डिग्री चाहिए। या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट के प्रथम ईयर में होने चाहिए या सेकेंड ईयर में होने चाहिए, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति ही इसे भर सकता है। जो पीजी कर रहा है या कर चुका है वे लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो सिलेबस से संबंधित तो सारे डाउट्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यूजीसी की साइट पर जाइए, तो यूजीसी की साइट पर भी सिलेबस उपलब्ध है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है नेट, इस पर क्लिक करके आप अगली साइट खुलेगी, वहाँ पर आपको इसका सिलेबस आसानी से मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये देख सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल एजुकेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए इसे वर्तमान में करा रहा है। तो ये सारे सिलेबस हैं, सब्जेक्ट कोट है, सब्जेक्ट है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस है। तो ये सारे पेपर हैं। जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर फर्स्ट, तो यही सिलेबस वहाँ पर डाला गया है। यहाँ पर नेट के जितने भी सब्जेक्ट के लिए परीक्षा होती है, पूरा सिलेबस है। तो 103 विषयों के लिए यहाँ पर सिलेबस उपलब्ध है। यूसेट का सिलेबस भी यही है, और यहीं से उत्तराखंड में जो यूसेट की परीक्षा हो रही है वो सिलेबस मैच कर रहा है, यानी यही सिलेबस है। जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का सेम सिलेबस है और सब्जेक्ट का भी सेम है। तो ये आप देख लीजिए, समझ गए। उसके बाद आगे और हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आप सिलेबस से संबंधित आपको कोई डाउट्स होंगे। ये पूरा का पूरा सिलेबस वही है जो मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो बनाकर अपलोड की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर्म भरने का प्रोसेस बताइए सर, फ़ी पेमेंट में रिमार्क्स में क्या लिखेंगे। तो ये कोई टफ नहीं है, आपको यूसेट की साइट पर जाना है। सबसे पहले ये है यूसेट की साइट, उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यूसेट 2024। उसके बाद यहाँ से आप क्लिक करिए, इंपॉर्टेंट लिंक हैं या रजिस्टर, लॉगिन, पे, फिल फॉर्म। तो यहाँ पर क्लिक टू पे, यहाँ पर क्लिक करिए आप। क्लिक करने के बाद आपकी ये साइट ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से एक साइट खुलेगी। सेलेक्ट पे, इंटर पेमेंट डिटेल, वेरीफाई पेमेंट डिटेल, कंप्लीट पेमेंट और प्रिंट रिसीप्ट, ये चीज़ें देखी जाएगी। और यहाँ से आप नीचे भरोगे ये चीज़ें, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अमाउंट, रिमार्क। रिमार्क में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, डैश कर दो या कुछ भी मत लिखो, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। रिमार्क यानी टिप्पणी है, तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, या आप यस लिख दो, कुछ भी लिख दो, ओके लिख दो, कुछ भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए फ़ी का क्या है। नॉन डोमिशियल एप्लीकेंट्स काइंडली पे फी ऑफ जनरल कैटेगरी, यानी जिनके पास उत्तराखंड का डोमिशियल नहीं है, उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र नहीं है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, वे लोग जनरल कैटेगरी की फ़ी भरेंगे। जैसे जो बाहरी राज्य के लोग हैं, चाहे बाहरी राज्यों में वे लोग एससी में हैं, एसटी में हैं, ओबीसी में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं, वे लोग उत्तराखंड में जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। बाकी जनरल कैटेगरी फ़ी है 1400 रुपया, ऑलरेडी बता चुका हूँ। उत्तराखंड रिजर्व कैंडिडेट जो कैटेगरी हैं, रिजर्व कैटेगरी के उत्तराखंड में, वे जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, वीएच, पीएच, ये लोग भरेंगे 840। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर वाले भरेंगे, और वीएच, पीएच यानी हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं, डिसेबल होते हैं फिजिकली, वे लोग 840। तो एससी, एसटी, ओबीसी, वीएच, पीएच 840 और बाकी लोग 1400 रुपया भरेंगे। तो यहाँ से आप पहले फ़ी सबमिट करेंगे। फ़ी सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा,
फिर आप रजिस्टर और लॉगिन करोगे यहाँ से, तब आप फॉर्म को भर पाओगे। ये यूसेट की साइट है, usetonline.co.in है। फिर जब आप फी सबमिट करोगे उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन आएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन करने के बाद आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। और रजिस्टर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से आप पूरा भर लीजिए, फिर रजिस्टर कर लीजिएगा। यहाँ से रजिस्टर करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन करने के बाद आप आगे फॉर्म पूरा भर लेंगे। उसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन था कि लास्ट डेट क्या है इसकी। तो इसकी लास्ट डेट है भाई 20 दिसंबर। 20 दिसंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पूरी वीडियोज कुछ लोग नहीं देख पाते हैं या देखते नहीं हैं, तो इससे उनको पूरा पता नहीं चल पाता कि इसकी आखिरी डेट कब है और क्या क्या इसमें पूछा गया है। 25 नवंबर से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो 26 नवंबर से फॉर्म खुल गए थे। यहाँ पर भी फ़ी लिखा है, जनरल कैटेगरी 1400, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसएबिलिटी 840 इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस इफ एनी। तो ये सब कुछ इसमें है, ये आप देख सकते हैं। 7 जनवरी को इसकी परीक्षा होनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पेपर होंगे 2, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन, सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन। कुल क्वेश्चन होंगे 150 और टोटल मार्क्स होंगे 300, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें आएगा। तो इससे आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर कोई डाउट्स आपके नहीं होना चाहिए। 20 दिसंबर इसकी फॉर्म भरने की आखिरी डेट है, यहाँ पर लिखा है। एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 20 दिसंबर 2003 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। 20 दिसंबर के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसके बाद सर बॉटनी वाले कर सकते हैं क्या अप्लाई? बिल्कुल बॉटनी वाला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बॉटनी वाले लाइफ साइंस में अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 27 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई हो रहा है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हैं सब्जेक्ट, तो लाइफ साइंस में वो भर सकते हैं। जैसे फिजिक्स वाले फिजिकल साइंस में, केमिस्ट्री वाले केमिकल साइंस में, मैथ्स वाले मैथमेटिकल साइंस में, तो लाइफ साइंस में भर पाएंगे। बायो वाले, बॉटनी वाले, इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, 27 सब्जेक्ट के लिए यूसेट की परीक्षा आयोजित हो रही है। यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, उनका कोड भी दिया गया है। जैसे ये कोड है, ये सब्जेक्ट हैं, ये कोड हैं, फिर ये सब्जेक्ट हैं, 27 सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, बीएड नहीं मांगा है क्या इसमें सर? इसमें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बीएड से आप प्राइमरी का टीचर बन सकते हैं, माध्यमिक विद्यालय में एलटी, सहायक अध्यापक एलटी और लेक्चरर यानी प्रवक्ता के पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। बीएड की हायर एजुकेशन में कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें बीएड की कोई ज़रूरत नहीं होती। बीएड से आप केवल या तो प्राइमरी का टीचर बनेंगे, या एलटी का टीचर बनेंगे इंटर कॉलेज में, या प्रवक्ता बनेंगे। उसके अतिरिक्त आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या आर्मी पब्लिक स्कूलों में भी टीजीटी पीजीटी के पदों पर चयनित हो सकते हैं। ठीक है, तो सहायक अध्यापक एलटी, प्रवक्ता यानी टीजीटी पीजीटी और पीआरटी में आप बीएड से टीचर बन सकते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए बीएड की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद एक क्वेश्चन है, यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ, अपने मुख्य विषय में क्या यूसेट भरें अथवा रहने दें? कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं तो यूजीसी नेट वाले भारत के किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होते हैं। तो यदि उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म आते हैं तो यूजीसी नेट वाले ऑलरेडी उसे भर सकते हैं। तो यूसेट की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं उत्तराखंड का यूसेट भी निकालूं तो आप भर सकते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये पूछा गया है, सर डिग्री सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मेरे पास बीएससी रिजल्ट है। इसमें बीएससी रिजल्ट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको जिस विषय से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिससे आप एमएससी या एमए एमकॉम कुछ भी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसकी अंक तालिका सर्टिफिकेट चाहिए। जब आप यूसेट क्वालिफाई कर लेंगे और नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय में अपने यूसेट का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, तो उस समय आपको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री और मार्कशीट और आवेदन पत्र जो आप भर रहे हैं उसको और फीस सबमिट की स्लिप जमा करनी होती है। कब करनी होती है? जब आप यूसेट को क्वालिफाई कर लेंगे और उस
सर्टिफिकेट को लेने यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में, तब वहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसकी डिग्री और जो ये आवेदन पत्र है जिसे आप भरेंगे उसकी प्रिंट आउट, और जो आप फी जमा करेंगे उसकी स्लिप जमा करेंगे, तो वो आपको फिर यू सेट का सर्टिफिकेट देंगे। ये आप समझ लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें था एज लिमिट क्या है सर। तो इसमें एज लिमिट, लोअर एज लिमिट तो 21 साल वाले भर सकते हैं, लेकिन अपर एज लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर अपेयरिंग इन यू सेट। तो अपर एज लिमिट नहीं है। अपर यानी अधिकतम आयु का प्रावधान इसमें नहीं है। जैसे कई भर्ती में 42 साल होता है, कई में 28 साल होता है, कई में 32 साल होता है, कई में 33-35 साल होता है। तो इसमें देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर अपेयरिंग इन द यू सेट। किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी हो उसके लिए अपर एज लिमिट नहीं है। तो लोअर एज लिमिट 21 एज वाले भर सकते हैं, क्योंकि 21 से पहले कोई एमए कर भी नहीं पाता है। तो 21 साल या उससे ऊपर वाले कोई भी इसे भर सकते हैं आसानी से। तो अपर एज लिमिट का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, सर क्या जॉब वालों को एनओसी लेनी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। बिल्कुल, जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, जो सरकारी नौकरी में परमानेंट हैं, उन लोगों को इस परीक्षा देने के लिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा, तभी आप इस परीक्षा को दे पाओगे, और उसके बाद ये सर्टिफिकेट वैलिड भी माना जाएगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो एनओसी जरूर ले लें। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि यह एक पात्रता परीक्षा है, इससे डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती। ये केवल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्र बनाता है, एलिजिबल करता है। जैसे आप बीएड करने के बाद या टीटी करने के बाद टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं, उसी प्रकार यू सेट या नेट निकालने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं, उसके पात्र हो जाते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसमें कोई भी नकारात्मक मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद इसमें पूछा गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कितनी फीस जमा करने जानकारी साझा करें। तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी 1400 यानी 1400 रुपये जमा करने होंगे। यह आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए इसमें लिखा गया है कि जो ओबीसी है वो भी नॉन क्रीमी वाले, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी ये भरेंगे 840, बाकी सभी भरेंगे 1400 इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस इफ एनी। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। उसके अलावा सर क्या पीजी फर्स्ट ईयर वाला नहीं भर सकता। भर सकता है, पीजी फर्स्ट ईयर वाला भी भर सकता है। और यदि आप जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो क्वालिफाई के बाद यानी 2 साल के अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, समझ गए। तो कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी है, इसे आप यहाँ से पढ़ लीजिए, उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें लिखा है ये कैंडिडेट हु हैव appeared or will be appearing at the qualifying master degree final year examination and whose result is still awaited, or candidates whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। तो इससे क्वालिफाई करने के बाद 2 साल के अंदर आपको पीजी कंप्लीट करना होता है, तभी आप इसमें क्वालिफाई माने जाओगे। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, समझ गए। अदरवाइज यदि 2 साल के अंदर आपने पीजी कंप्लीट नहीं किया तो फिर आप उससे क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कैटेगरी कैंडिडेट एंड सबमिट देयर पीजी मार्कशीट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द यू सेट एग्जामिनेशन। यानी यू सेट की परीक्षा का जब रिजल्ट घोषित होगा उसके 2 साल के भीतर आपको अपने पीजी की मार्कशीट जमा करनी होगी यूनिवर्सिटी में नैनीताल, तो फिर आप क्वालिफाई माने जाओगे, अदरवाइज नहीं माने जाओगे। तो इसे आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसमें आगे पूछा था सर अगर किसी 2 सब्जेक्ट में पीजी है तो क्या वो दोनों में अप्लाई कर सकता है। नहीं कर सकता, एक ही सब्जेक्ट में करेगा, क्योंकि 27 विषयों के लिए परीक्षा एक ही दिन होनी है। तो जो लोग 1, 2 या 3, 4 विषय में पीजी हैं वो केवल एक ही विषय के लिए आवेदन करें, क्योंकि केवल एक ही सब्जेक्ट का पेपर दे पाएगा। परीक्षा एक ही दिन होनी है 7 जनवरी 2024 को।
उसके बाद सिलेबस के लिए कह रहे तो सिलेबस पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यूसेट की साइट पर इसमें आ चुका है। अगला क्वेश्चन था सर 40% दोनों को मिलाकर लाना है या इंडिविजुअल में, यानी दोनों में आपको 40% लाने हैं, फिर आपका टोटल 40% बनेगा। पहला पेपर भी आपको क्वालिफाई करना है विद 40% मार्क्स, और दूसरा भी आपको क्वालिफाई करना है विद 40% मार्क्स। फिर दोनों में आप क्वालिफाई होंगे तो टोटल भी आपका 40% बनेगा, फिर आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद फिर पूछा अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उत्तराखंड के अलावा भारत की जो 27 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वे सभी लोग इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश वाले फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पूछा एम फार्मा कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर विच सब्जेक्ट, तो एम फार्मा वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीजी जो कर रहे हैं या पीजी कंप्लीट कर चुके हैं वे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रॉम वेयर कैन आई डाउनलोड सिलेबस, तो सिलेबस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है टोटली, यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर उसके बाद सर इसकी प्रैक्टिस सेट और बुक कोई अच्छी, तो प्रैक्टिस सेट और बुक के लिए सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल करिए। यूजीसी नेट से संबंधित जो भी बुक्स हैं आपके पास, जैसे इसके लिए आप यूथ कंपटीशन की बुक्स हैं जिसमें यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर हैं, या आर गुप्ता की पुस्तकें हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी किताब हैं जिनकी सहायता से आप इसे पढ़ सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है कम समय में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल कीजिए। यूथ कंपटीशन की जो बुक्स है उसकी हेल्प लीजिए, आर गुप्ता की भी किताब हैं उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए आप दृष्टि आईएएस की किताब को भी प्रीफर कर सकते हैं। केएस मदान की पुस्तक भी आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब की भी इसके लिए सहायता ले सकते हैं। तो कम समय के लिए सबसे बेस्ट तरीका आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करिए, इससे आपकी तैयारी जल्दी होगी। और रीजनिंग की तैयारी भी आप अलग से करिए, किसी रीजनिंग की अच्छी बुक को पढ़कर जो सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा थोड़ा सा करंट अफेयर्स और नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित भी क्वेश्चन देख लीजिए। और इसके अलावा आप जो मैथ्स है, रीजनिंग है, उसकी तैयारी कर लीजिएगा। तो यहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए कुछ वीडियोज हैं जिसके लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से देख लीजिए। और कुछ अदर्स यूट्यूब की आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है, प्लीज़ हिंदी का पेपर दे दीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हिंदी का पेपर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा इसमें लिखा है सर यूसेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। यूसेट को क्लियर करने के बाद हम केवल एलिजिबल होते हैं ना पढ़ाने के लिए एज प्राइवेट टीचर। सर प्लीज़ थोड़ा बता दीजिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। तो जब आप यूसेट को क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए फिर से परीक्षा पास करनी होती है। जैसे यदि आप यूसेट क्वालिफाई करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाएंगे, उसके पात्र हो जाएंगे। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब फॉर्म खुलेंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उसकी परीक्षा कराता है, जैसे 2017 में हुई थी। वर्तमान में भी एक परीक्षा गतिमान है जिसमें एपीआई लगा है, यानी आपकी मेरिट बेस्ड के आधार पर जो लोग उसमें क्वालिफाई होंगे उनके इंटरव्यू होंगे। तो 2017 में जो भर्ती हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें 100 नंबर का पेपर हुआ था सब्जेक्ट का। फिर 100 नंबर का पेपर होने के बाद जो लोग उसे क्वालिफाई कर पाए थे उनका इंटरव्यू हुआ था 100 नंबर का। फिर उस 100 नंबर में से मेरिट बनी थी, फिर वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे। तो यू सेट से आप केवल पात्र हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। उसके बाद आपको लोक सेवा आयोग के माध्यम से जब आवेदन आते हैं उसके लिए अप्लाई करना होता है, फिर प्री और इंटरव्यू निकालना होता है, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं 6000 ग्रेड पे के कार्मिक। और यू सेट क्वालिफाई करने के बाद आप प्राइवेट टीचर पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे सरकारी डिग्री कॉलेज में भी वर्तमान में गेस्ट टीचर के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं, 35,000 रुपये पर मंथ उनको सैलरी मिल रही है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके अलावा संविदा पर भी आप पढ़ा सकते हो और प्राइवेट में भी पढ़ा सकते हो, गेस्ट टीचर में पढ़ा सकते हो। लेकिन परमानेंट होने के लिए आपको लोक सेवा आयोग से जब आवेदन आएंगे उसके लिए अप्लाई करना होगा।
प्री निकालना पड़ेगा, या तो एपीआई बेस्ड या लिखित परीक्षा के माध्यम से, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू निकालना पड़ेगा, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद सर यू सेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं रहेगी, नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान इसमें नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर यू सेट के फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? यू सेट का फॉर्म भरने के लिए या तो आप पीजी कर रहे हों, किसी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हों या कर चुके हों, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। यानी आप किसी विषय से एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए कुछ भी कर रहे हैं, मास्टर डिग्री आप जिस विषय से कर रहे हैं या कर चुके हैं, वे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गुरुजी आयु की लिमिट क्या है जनरल की? प्लीज़ रिप्लाई। जनरल की या किसी भी कैटेगरी की अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, लोअर एज 21 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद इसमें पूछा गया है सर इफ़ कोई बच्चा EWS से हो और उसके पीजी में 54% हो तो क्या वह यू सेट का फॉर्म भर सकता है? नहीं भर सकता, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है जो 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर साफ साफ उसने लिख दिया है कि कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ, बिना राउंडिंग ऑफ के 55% इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजी एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। और ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर, SC ST PWD वालों के लिए 50% विदाउट राउंडिंग ऑफ। तो आपको कम से कम 50% रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए और 55% जनरल या EWS वालों के लिए होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 54% वाला नहीं भर पाएगा, भर तो देगा लेकिन उसके बाद क्वालिफाई नहीं होगा वो, तो ये भरना गलत है। आप दोबारा से 55% से अधिक मार्क्स के साथ MA कीजिए या जिस विषय में भी आप कीजिए उसे कर सकते हैं। सर क्या यू सेट और नेट का फर्स्ट पेपर सेम रहेगा? लगभग सेम रहेगा, सिलेबस सेम है तो पेपर भी सेम रहेगा। उसके अलावा इसमें पूछा गया है कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फिर इसमें पूछा गया सर मैं अभी MA सेकेंड ईयर में हूँ, क्या मैं भर सकता हूँ? बिल्कुल आप भर सकते हो। जो लोग PG कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं या जो कर चुके हैं, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? पेपर ऑफलाइन होगा, यानी आपको पेपर मिलेगा और OMR सीट मिलेगी, आप उस पर गोला करके इसका पेपर देंगे, ऑनलाइन नहीं होगी। नेट की परीक्षा वर्तमान में ऑनलाइन हो रही है, लेकिन यूसेट की परीक्षा ऑफलाइन होगी, तो आप इसे भर लीजिए। अदर स्टेट एलिजिबल हैं कि नहीं? प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल अदर स्टेट वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सर यूपी के स्टूडेंट भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। तो ये कुछ डाउट्स थे जिस पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। यदि फिर भी और कोई डाउट्स हैं तो आप लिखिए, आपके सारे जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे। अच्छे से सारे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। इसके लिए कैलाश चौधरी की बुक भी आप प्रीफर कर सकते हैं। सेट के लिए कैलाश चौधरी की बुक भी है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, या दृष्टि IAS की बुक भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो मैं बता चुका हूँ यूथ कंपटीशन की या RK गुप्ता की, KS मदान की, ये फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे। उसके लिए आपको फिर रीजनिंग के लिए रीजनिंग की कोई अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप उसके लिए कोई बेहतरीन अच्छी बुक्स आप देख लीजिए जो आपको ठीक लगती है, उसकी आप तैयारी करिए। और करंट अफेयर्स में भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, कई बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जो नई शिक्षा नीति 2020 है उससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आप कोई कंप्यूटर की अच्छी बुक पढ़ लीजिए या यूट्यूब की सहायता लीजिए। उसके लिए भी हमने वीडियो बनाए हैं, उसके लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है योर सिलेक्शन श्योर नाम से, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे भी देख लीजिए। और हमारे फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो वहाँ से भी आपको इसे समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये आप देख लीजिए, ये मैंने कुछ बुक्स आपको बता दिए हैं जिससे आपको यू सेट की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो यदि और कोई डाउट्स है तो देख लीजिए, यूथ कंपटीशन की बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का हल कीजिए, अपने सब्जेक्ट से संबंधित बुक्स पढ़िए, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है,
तो यही इम्पोर्टेंट हैं, बाकी चीज़ें आप और देख सकते हैं। तो मैंने जितने भी डाउट्स थे आपके यहाँ पर उन पर अच्छे से डिस्कस कर लिया है, उन्हें आप देख लीजिए और फिर तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट्स में किसी और डाउट्स या किसी नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश और यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर ये है, यहाँ से आप देख लीजिए, ये पूरे यहाँ पर वीडियोज हैं, देख लीजिए आप। शिक्षण अभिरुचि, शिक्षा मनोविज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग से संबंधित बहुत सारे वीडियोज हैं, तो यहाँ पर आप देखिए। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं।